नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढे आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दुनिया भर में आपको अलग अलग जगहों पर तनाव बढ़ता, घटता और खत्म होता दिख जाएगा। पर मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां तनाव है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक विवाद चल ही रहा होता है कि दूसरा उसके पैरेलल शुरू हो जाता है। अब यहाँ नया कलेश इजराइल और टर्की के बीच शुरू हो गया है। बुधवार की रात इजराइल ने सीरिया में कई मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 2 मेजर मिलिट्री एयरपोर्ट T4 और होम्स में बने बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हो गया, टर्की कहां से बीच में आ गया, यहाँ टर्की का क्या लेना देना। तो लेना देना तो है, और टर्की का मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में हर जगह लेना देना है। सीरिया में तो ना जाने कब से। थोड़ा सब्र रखकर सुनिए, कहानी बहुत रोचक है। दरअसल टर्की सीरिया में मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट से एक डिफेंस डील निगोशिएट कर रहा है। इस डील से टर्की सीरिया में खाली पड़े मिलिट्री बेस को अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। बल्कि रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि टर्की रशिया से खरीदे हुए S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया में इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये बेसेस खाली क्यों पड़े हैं और टर्की को मौका कैसे मिल गया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि टर्की अगर ऐसा कर भी रहा है तो इजराइल को इससे क्या समस्या है। देखिए, सीरिया में अब तक बशर अल असद की सरकार थी। 4 महीने पहले एक रिबल इस्लामिस्ट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने बशर की गवर्नमेंट को गिरा दिया। 13 साल से ये साफ सत्ता पर काबिज थे। इससे पहले 2015 में भी कोशिशें हुई थी। ISIS का वॉर आपको याद होगा। सीरिया में सिविल वॉर के साथ ISIS के साथ भी लड़ा जा रहा था। ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व थी, उसमें सब मिलकर इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से भी लड़ रहे थे, तो साथ में बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ बशर के साथ थे तो कुछ बशर के खिलाफ थे। एक पॉइंट ऐसा आया था कि बशर की सरकार ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, पर तभी रशिया ने आकर इनको बचा लिया। रशिया ने न केवल बशर को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दिया बल्कि अपने बेसिस को भी वहां स्टैब्लिश किए। 2015 से लेकर 2024 तक ये रशिया के संरक्षण में फले फूले। पर इधर जब से रशिया यूक्रेन के साथ बिजी हो गया तो टर्की और यूएस के बैक सपोर्ट से HTS, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसने इनकी सरकार गिरा दी। अब इस वक्त सीरिया में HTS फ्रैक्शन की इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसके लीडर हैं अहमद अल शारा। अच्छा, HTS खुद भी कोई गांधीवादी ग्रुप नहीं है, सीरिया में अलकायदा की ही ब्रांच है और UN और खुद US ने भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। अब क्योंकि टर्की इनका बैकर है, टर्की का इन पर इन्फ्लुएंस है, इसलिए टर्की के लिए इनके साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर यहाँ पर पड़े खाली बेसिस पर अपने बेसिस बनाने का रास्ता आसान हो गया है। दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, टर्की अपने बेसिस बनाना चाहता है, पर इजराइल को इसमें क्या आपत्ति है। देखिए, इजराइल की आपत्ति वही है जो हमेशा से रही है, उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस पर खतरे का डर। इजराइल को जब जब खतरा महसूस होता है वो अपने दुश्मनों को मजबूत होने से पहले ही ठोकना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। इजराइल को लगता है कि टर्की के मिलिट्री बेसिस उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। टर्की यहाँ पर आ गया तो इस रीजन के इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स के लिए इजराइल पर अटैक करना और आसान हो जाएगा। टर्की के एयर डिफेंस सिस्टम लग जाएंगे तो इजरायली फाइटर जेट्स के लिए यहाँ पर मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पैलेस्तीन, इस्लाम और इजराइल ये एक साथ एक जगह शांति से नहीं रह सकते। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इजराइल को मिटाने की हसरत नहीं रखता होगा। अगर इस वक्त आपके दिमाग में सऊदी अरब आ रहा है तो वो भी नहीं है, बस मजबूर है अमेरिकन के हाथों, क्योंकि उसकी अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी US के भरोसे। सऊदी अरब US के सपोर्ट के बिना ईरान के सामने टिक नहीं सकता और जब तक US का सपोर्ट है सऊदी को ईरान छू नहीं सकता। तो ये कहानी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो इजराइल को लगता है कि टर्की के मिलिट्री बेसिस उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए इजराइल कभी टर्की को सीरिया में अपने पैर पसारने नहीं देगा। टर्की भले ही इजराइल पर डायरेक्ट अटैक ना करे, पर ईरान के साथ मिलकर एक प्रॉक्सी वॉर जरूर शुरू कर सकता है। बुधवार को हुई इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा कि हम इजराइल के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और सीरिया अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए स्वतंत्र है। सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट और HTS के लीडर अहमद अल शारा ने भी यही बात कही। इन्होंने कहा कि हम इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं पैदा करेंगे, बल्कि शांति दूत बनकर पूरे रीजन में स्टेबिलिटी लाएंगे। ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं और अलकायदा के ना होते तो इनकी बातें और भी अच्छी लगती, पर इजराइल को इन पर भरोसा नहीं है, इसलिए इजराइल को रिस्क लेना ही नहीं चाहता। पिछले 4 महीने से जब से बशर की सरकार गिरी है तब से इजराइल सीरिया भर में सीरियन गवर्नमेंट के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टैंक्स, वेपन स्टोर्स और एयरफील्ड्स को तबाह करने में लगा हुआ है, ताकि ये सब जर्रे जर्रे में फैले इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स के हाथ न लग जाए। मिडिल ईस्ट में छोटे बड़े मिलाकर दर्जनों इस्लामिस्ट मिलिटेंसी के फ्रैक्शंस हैं। इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, वेस्ट बैंक और गाजा, हर जगह ये मौजूद है। इन सब में भले ही आपस में ना बनती हो, पर इजराइल के मामले में ये सब एक है। अच्छा, इन सब में एक बात और भी कॉमन है, वो ये कि इनको सपोर्ट या तो ईरान करता है या तो टर्की। तो यहाँ पर ये सारा गेम प्रॉक्सी वॉर का है और ये प्रॉक्सी वॉर इजराइल के लिए हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। इजराइल इस चैलेंज को एग्रेसिवली फेस करता है और इस एग्रेशन में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना और एक प्रॉपर एनालिसिस बताना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।